बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जीत के साथ सिर्फ बीजेपी को पीछे नहीं ढकेला है, आरजेडी का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। यानी आप ये बात कहें कि बीजेपी से ज़्यादा नुकसान आरजेडी का हुआ है। आरजेडी का सारा जातीय समीकरण टूट के बिखर गया है। वो कैसे, इस वीडियो में हम जानेंगे। कई प्रकार के लोग तमाम प्रकार की अब बातें कर रहे हैं। कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का बना बनाया खेल है, बीजेपी ही तय करना चाहती है कि उसके विपक्ष में कौन बैठेगा। इस प्रकार की बातें चल रही हैं। यानी कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे बांकीपुर उपचुनाव में, वो बीजेपी ने उनको उठाया, बीजेपी ने उनको जिताया है, ये बातें चल रही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आरजेडी कहाँ खड़ी है। वो आरजेडी जो 2025 अभी पिछले साल चुनाव में दूसरे स्थान पर थी, 45,000 46,000 वोट पाई थी, वो आज सिमट के कहाँ आ गई है। वो आधे से भी 1/4 वोट पर आके खिसक के तीसरे स्थान पे पहुंच गई है और पहले नंबर पर प्रशांत किशोर और दूसरे नंबर पर बीजेपी। बीजेपी का नुकसान तो है ही, लेकिन आरजेडी का पूरा समीकरण बिखर सा गया है। आरजेडी को लेकर एक बात साफ कही जाती है कि आरजेडी का जो समीकरण है एम-वाई समीकरण है। एम-वाई में वाई तो आरजेडी के साथ दिख रहा है, लेकिन एम हट गया है, यानी कि मुस्लिम समीकरण। मुस्लिम का सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट 80% मान लीजिए आप, 80% से 70% से ज्यादा मुसलमानों का वोट प्रशांत किशोर को मिला है। यानी कि जिस समीकरण के आधार पर आरजेडी बिहार में तनकर खड़ी है, वो समीकरण यहाँ लड़खड़ा गया है। अब इस पे विचार करना होगा तेजस्वी यादव को और आरजेडी पार्टी को। और तेजस्वी यादव जिस रेखा गुप्ता के भरोसे दोबारा इसी चुनाव मैदान में उतरे थे, वही रेखा गुप्ता हैं जो 2025 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, आज तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। उसको लेकर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने, तेजस्वी यादव की बहन ने सवाल उठाया था कि आखिर रेखा गुप्ता को फिर से टिकट क्यों दिया गया। तेज प्रताप यादव हालांकि खुश हैं क्योंकि प्रशांत किशोर जीते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब बिहार की राजनीति बदल रही है। बिहार की राजनीति तो बदल ही रही है, लेकिन इसके साथ ही आरजेडी की भी राजनीति बदल रही है। आरजेडी जिस एम-वाई समीकरण की बात करती थी, जिस एम-वाई समीकरण के सहारे पूरे बिहार में चल रही थी, आज वो ब्रेक हो गया है। यानी कि मुसलमानों ने भरोसा जताया है प्रशांत किशोर पे। आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आरजेडी और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी दोनों को ये सोचना होगा कि उनका ये वोट बैंक कहाँ किसका है, और नए सिरे से एक तैयारी करनी होगी तेजस्वी यादव और आरजेडी को। अब सवाल है, दूसरा सवाल है कि क्या इसी उपचुनाव के सहारे बिहार, जो अभी तक बिहार के सवर्ण समाज अपने नेता को लेके जो रहे थे, ढूंढ रहे थे कि कोई उनके बड़ा लीडर मिले सवर्ण समाज का, क्या प्रशांत किशोर इसी बहाने सवर्णों के नेता हो गए हैं? अभी फिलहाल तो ये नहीं कहा जा सकता। आगे तय करेगा कि प्रशांत किशोर किस रास्ते पे चलते हैं। लेकिन अभी प्रशांत किशोर के जब चुनावी मैनेजमेंट को आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर ने उस हर बूथ से वोट खींच कर ले आए हैं जिस बूथ पर बीजेपी कभी सबसे ज्यादा मजबूत हुआ करती। कभी क्या, हमेशा से पिछले 3-4 दशकों से बीजेपी वहां से जीतती आ रही है। और ये एक कहावत बड़ा मशहूर है कि नागपुर बीजेपी हार जाएगी लेकिन बांकीपुर नहीं जीतेगी। आप सोचिए कि नागपुर और बांकीपुर की तुलना होती थी इसी आधार पे, क्योंकि नितिन नवीन 2006 से लगातार वहां विधायक थे, उससे पहले इनके पिताजी लगातार विधायक थे, और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर सीट छीनती है बीजेपी से तो ये बहुत बड़ा संदेश है। और वो सीट जो बीजेपी का किला है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का दुर्ग है, और उस दुर्ग में प्रशांत किशोर की सेंधमारी ने बीजेपी को नुकसान तो पहुंचाया ही है, लेकिन आरजेडी के वो सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब तीसरा सवाल है कि क्या अब आरजेडी की जगह लेने के लिए प्रशांत किशोर तैयार हैं? तो कमोबेश जवाब ये है कि हाँ, क्योंकि अब प्रशांत किशोर यहीं रुकने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर अभी प्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं उतरे थे, इस बार के उपचुनाव में वो उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। अब उनके समर्थकों और उनके जो पिछले कैंडिडेट थे 2025 के, उनमें एक बूस्ट होगा और अपनी 2030 की जो यात्रा है प्रशांत किशोर की, जिसको उन्होंने 2022 में शुरू किया था और 2030 में समाप्त करने की बात कही थी, वो अब
उसका एक पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है, एक सीट जीतकर। और इसकी धमक आपको विधानसभा में दिखेगी, बिहार की विधानसभा में इसकी धमक आपको दिखेगी। हालांकि वो अकेले हैं अपनी पार्टी से, तो बहुत टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन जितना ही टाइम मिलेगा वो वहाँ धमक आपको दिखेगी। और उसके अलावा सड़कों पर अब धमक पूरी तरीके से प्रशांत किशोर की दिखेगी। प्रशांत किशोर ने जो यात्राएं की हैं उसका भी अब फलीभूत होने का वक्त आ गया है, जब प्रशांत किशोर पूरे बिहार में घूमेंगे और एक विपक्ष की भूमिका ये तय करेंगे कि अब आरजेडी वहाँ से और तेजस्वी यादव को वहाँ से हटाया जाए। क्योंकि अब एक सीट खाली थी, अभी सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी और जेडीयू है, विपक्ष की सीट तेजस्वी यादव के पास है। अब विपक्ष की भूमिका में आप प्रशांत किशोर को देखेंगे और बढ़ चढ़कर आप देखेंगे। अभी एक एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता दें इस वीडियो में प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये कहना है कि हम जीत का जश्न बाद में मनाएंगे, उससे पहले सरकार और प्रशासन को घेरने के लिए हम बैठकें शुरू करेंगे। यानी कि अभी से प्लानिंग 2030 की तैयार हो गई है प्रशांत किशोर की। रास्ते बिछाए जा रहे हैं, किन रास्तों पे चला जाएगा, सरकार को कहां से घेरा जाएगा, प्रशासन को कहां से घेरा जाएगा, पुलिस को कहां से घेरा जाएगा। लगातार इन 3, 4, 5 दिनों में प्रशांत किशोर ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पुलिस को घेरा कि जहां वहाँ के एसपी हैं जो कार्तिकेय शर्मा, उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, वहाँ की पुलिस ने गड़बड़ियाँ की। तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ के आरोप लगातार लगाते रहे प्रशांत किशोर, वैसे जैसे वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में बैठे हों और तेजस्वी यादव नदारद दिखे। लास्ट में तेजस्वी यादव प्रचार करने पहुंचे। आप सोचिए कि बिहार के विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है, जितने बीजेपी को परसेंटेज वोट नहीं मिले हैं उससे थोड़ा सा ही कम आरजेडी को मिले हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए उनकी सक्रियता पर सवाल उठ रहे थे लगातार तेजस्वी यादव की सक्रियता पर। और फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर तेजस्वी यादव फिर से नहीं जीते तो विपक्ष की भूमिका के लिए तैयार बैठे हैं प्रशांत किशोर। और देश की राजनीति भी बहुत आंशिक रूप से चेंज होगी, क्योंकि इस बांकीपुर उपचुनाव के बाद देश में एक संदेश जाएगा बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी वो सीट नहीं बचा सकी जो उसका दुर्ग था, उसका किला था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी। तो आने वाला समय बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार की राजनीति में आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत।